हेलो स्टूडेंट्स, आपका बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस या समांतर श्रेणियाँ शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आप तक समय पर पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ। यहाँ मैं कुछ सीरीज लिखने वाला हूँ, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। मतलब डॉट 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 का मतलब कि ये सीरीज इसी क्रम से, इसी नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर किस नियम का पालन किया गया है? व्हाट इज़ द रूल टू मेक सच अ सीरीज? तो हम देखते हैं कि 1 का वर्ग है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। और इस प्रकार से हम इस नियम के द्वारा, अगर हम यही नियम को आगे भी लागू रखें, इसी नियम का आगे भी हम पालन करें, तो हम अगले जो भी हमारी टर्म्स होंगी वो भी हम पता कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट टर्म हम आराम से बता सकते हैं कि वो 6 स्क्वायर मीन्स 36 होगी। उससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 7 स्क्वायर मीन्स 49 एंड सो ऑन। तो किसी भी नियम का, एक नियम का पालन करते हुए यदि हम किसी सीरीज में पद लिखते चले जाएं तो वो एक खास सीरीज बन जाती है। यहाँ पर हम जिस सीरीज की बात करने वाले हैं वो क्या है? समांतर श्रेणियाँ या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस सीरीज में क्या खास होता है कि 1, 4, 7, 10, 13, 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ में क्या विशेष नियम देखने को मिलता है? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि हर एक जो टर्म है वो अपने से पहले वाली टर्म में एक निश्चित संख्या जोड़ करके हमें मिलती है। जैसे 1 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 4 मिल जाएगा, 4 में 3 जोड़ने पर 7 मिलेगा, 7 + 3 10 मिलेगा, 10 + 3 13, 13 प्लस यहाँ पर 16 आएगा, 13 + 3 16 एंड सो ऑन। यानी कि पहली टर्म को छोड़ करके बाकी सभी टर्म्स अपने से पहले वाली टर्म में एक निश्चित संख्या ऐड करके हमें मिलती है। और सीरीज में इस तरीके से बना सकता हूँ। मान लिया इस बार मैंने बनाया 1, 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। इस बार मैंने 1 से शुरू किया और हर एक टर्म में नेक्स्ट टर्म में 4 ऐड किया है मैंने। 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13 एंड सो ऑन। तो ऐसी एक सीरीज जिसमें फर्स्ट टर्म को छोड़ करके जो नेक्स्ट टर्म है वो सभी टर्म्स आगे की अपने से पहली टर्म्स में एक निश्चित संख्या ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलती है। वो क्या कहलाती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर हमें कहलाती है। समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या बनेगी कि एक ऐसी सीरीज, ऐसा क्रम जिसमें प्रत्येक पद
अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी कहलाता है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। A sequence is called arithmetic progression if the difference of a term and the preceding term is always constant. अब ये निश्चित संख्या जो है, यहाँ पर हमने कहा निश्चित संख्या जोड़ने पर या घटाने पर, तो निश्चित संख्या को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस। तो अब इसके लिए एक जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो सकती है? अगर मैं कहूँ कि मेरा फर्स्ट टर्म जो है A1 है, सेकंड टर्म A2 है, नेक्स्ट टर्म A3 है, A4, A5 एंड सो ऑन। इस तरीके से मेरे पास कुछ ये पद हैं। A1 यहाँ पर हम क्या कहेंगे? A1 को पहला पद, फर्स्ट टर्म। A2 जो हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी? A1 में जो हमारा सार्वंतर है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, D से उसको हम डिनोट करते हैं, वो जोड़ करके हमें सेकंड टर्म मिलेगी। नेक्स्ट टर्म A2 में D जोड़ करके मिलेगी। नेक्स्ट टर्म A3 यानी कि इससे प्रीसीडिंग जो टर्म है उसमें हम D ऐड करेंगे तो मिलेगी। इस प्रकार से हमें ये टर्म्स यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्म हम बना सकते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन। तो ये है हमारी समांतर श्रेणी की व्यापक श्रेणी। तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन, ये क्या है? एक समांतर श्रेणी की व्यापक पद है, व्यापक रूप है इसका, जनरल फॉर्म ऑफ ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर पहला पद किसी भी श्रेणी का पहला पद जो होता है, तो यहाँ पहला पद फर्स्ट टर्म जिसको कि हम A से डिनोट करते हैं वो A है। कॉमन डिफरेंस सार्वंतर जिसको कि हम D से डिनोट करेंगे, वो कैसे प्राप्त होगा? हमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A प्लस D माइनस A मीन्स D हमें यहाँ पर मिल जाएगा। किन्हीं भी दो टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करें, अगर जैसे हमने A प्लस 3D ये वाला टर्म लिया और इससे पहले वाला टर्म हमने सब्ट्रैक्ट किया, A प्लस 3D माइनस A प्लस 2D इक्वल होगा, और दूसरे कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेकर के उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी इसी के इक्वल हमें मिलेगा। जैसे A प्लस 2D माइनस A प्लस D, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ A प्लस 3D ब्रैकेट खोल देते हैं माइनस A माइनस 2D, इसी तरीके से A प्लस 2D माइनस A माइनस D, A से A कैंसिल यहाँ पर भी, तो 3D माइनस 2D D बचते हैं और 2D माइनस D D बचते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने जो है फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म निकाला था और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म हमने निकाला था, तो दोनों का डिफरेंस हमें सेम
यहाँ पर मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि समांतर श्रेणी में किसी समांतर श्रेणी में किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हो सकते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, गिन सकने लायक है, अगर हम उनको काउंट कर सकते होंगे तो हम उसको कहेंगे परिमित समांतर श्रेणी, मीन्स फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर उनको हम काउंट ना कर सकें तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये यहाँ पर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थोड़ी सी जानकारी हमने प्राप्त की है। अब हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आधार पर एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? In which of the following situations does the list of number involved make as arithmetic progression and why? तो पहली जो सिचुएशन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 रुपये है और इसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। पहले 1 किलोमीटर का किराया, ₹15 है और फिर प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये पहला 1 किलोमीटर है, इसका किराया 15 रुपये हो। फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए अगेन 8 रुपये हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए फिर 8 किलोमीटर हो जाएंगे और 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये उसमें ऐड होते चले जाएंगे। तो जो सीरीज बनती है हमारी, अगर वो 2 किलोमीटर चलता है तो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 हो गया। फिर अगर 2 किलोमीटर चलते हैं तो 15 + 8 टोटल ये देना होगा, मीन्स 23। फिर अगर 3 किलोमीटर तक जाते हैं तो 15 + 8 या 23 + 8 कैसे भी कह सकते हैं हम, तो ये हो जाएंगे 31। फिर नेक्स्ट में 8 किलोमीटर ₹8 और ऐड हो जाएंगे तो 39। फिर नेक्स्ट के लिए 8 और ऐड हो जाएंगे, मीन्स 47 एंड सो। तो ये हमें जो है उस टैक्सी में चलने के लिए जो किराए की एक सूची हमें प्राप्त हो जाती है कि कितने किलोमीटर चलने पर कितना किराया हमें देना होगा। तो ये क्या ये श्रेणी एक समानता श्रेणी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हमें जांचने के लिए चूँकि हम देखते हैं कि हर एक जो टर्म है हमारा हर एक किलोमीटर के बाद में 8 रुपये ऐड हो रहे हैं यहाँ पर, मीन्स सेम नंबर ऐड हो रहा है। तो ये शर्त हमारी किसके लिए होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए होती है। जो गिवन सीरीज हो गई हमारी, गिवन सीरीज इज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि एवरी टर्म is 8 more than the previous term, than the preceding term।
यानी कि किसी भी दो टर्म का पदों का हम अंतर ज्ञात करेंगे तो हमेशा हमें 8 ही यहाँ पर मिलता है। तो ये हमारी सीरीज कैसी हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें मिलती है। फिर सेकंड सिचुएशन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक बार में ही वो 1/4 भाग जो शेष हवा रहती है उसमें से उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अगर यदि बेलन में सिलेंडर में प्रारंभिक स्थिति में हवा की मात्रा x लीटर है। अब हमने जो पंप है वो चालू किया तो x का 1/4 भाग वो बाहर निकाल देगा। मीन्स पहली बार पंप चालू करने पर बेलन में शेष वायु x है तो x में से इसका 1/4 बाहर निकल गया तो x - x/4 बचेगा, यानी कि 3x/4 अभी उसके अंदर इतने लीटर हवा बची रहेगी। फिर दूसरी बार पंप चालू करने पर बेलन में शेष वायु तो 3x/4 इसमें से जो शेष वायु थी उसका 1/4 मीन्स 3x/4 का 1/4 इतनी और निकाल देगा वो हवा। तो 3x/4 माइनस 3x/16 तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमें क्या मिलता है, ये मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर हम इसको 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएंगे 12 और ये हो जाएंगे 16। तो 12x - 3x मीन्स 9x/16। अब उसके अंदर इतने लीटर हवा बचे रह जाती है। फिर तीसरी बार भी अगर हम पंप को चालू करते हैं तो कितनी हवा बचेगी, 9x/4 माइनस 9x/4 इंटू 1/4 इतनी हवा फिर निकाल देगा वो। तो 9x/4 सॉरी 16 है, 9x/16 माइनस 9x/64। अब अगेन इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें मिलेंगे 36x/64 माइनस 9x/64। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमें मिलते हैं 27x/64। तो ये हमें 3 टर्म्स यहाँ पर मिल जाती हैं, x फिर 3x/4 फिर 9x/16 फिर 20x/64। तो अब हमें देखना है कि क्या ये AP है। तो AP होने के लिए जो डिफरेंस है एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये माइनस ये करके देखते हैं। तो हमें मिलते हैं 27x/64 माइनस 36x/64। तो ये हमें यहाँ पर मिले माइनस के 9x/64। अब हम
थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं। ये तो हमने जो है फोर्थ माइनस थर्ड टर्म किया, A4 माइनस A3 फाइंड किया था। अब हम करते हैं A3 माइनस A2 फाइंड। तो A3 माइनस A2 जो फाइंड करेंगे हम, तो 9x बाई 16 माइनस 3x बाई 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x बाई 16 माइनस 12x बाई 16, तो माइनस के 3x बाई 16 मिले। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? हम यहाँ पर देखते हैं कि A4 माइनस A3 नॉट इक्वल A3 माइनस A2। तो जब ये इक्वल नहीं है तो इसलिए ये जो है एक AP नहीं है। क्योंकि AP होने के लिए जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो इक्वल होना जरूरी है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट किया। नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि पहले मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग, खुदाई की खुदाई का जो लागत है पहले मीटर की, फर्स्ट मीटर, वो कितनी है? 150 रुपीज़। फिर सेकेंड मीटर के लिए ₹50 और बढ़ जाएंगे, 150 प्लस 50 200 हो जाएगी। फिर तीसरे मीटर के लिए, यानी कि हमें 3 से 4 टर्म यहाँ पर निकालनी है और उसके बाद हमें आंसर का पता चल पाएगा। तो 250 हो जाएगी। और फिर चौथे मीटर के लिए 250 प्लस 50 300 रुपीज़। तो सीरीज हमारी बनी 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज ऑलवेज सिमिलर। 300 माइनस 250, यहाँ पर हमें 50 मिलते हैं। 250 माइनस 200, वो भी 50 मिलते हैं। तो A4 माइनस A3 इक्वल है A3 माइनस A2 और 50 के इक्वल है। तो चूंकि दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान है, इसलिए दी गई स्थिति एक समांतर श्रेणी का निर्माण करती है। फिर फोर्थ पार्ट है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 is deposited at
कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो यहाँ पर P 10,000 है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है। तो हमें पता है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट किसी मनी पर लगता है तो उसका जो अमाउंट है n ईयर्स के बाद में वो हो जाता है a इज इक्वल टू आफ्टर n ईयर्स, तो a n इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, वेयर n क्या है, n इज नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर एक साल के लिए हमने जो है ये यहाँ पर रखा तो A1 10,000 1 प्लस 1 बाई 100 टू द पावर 1 हो जाएगा। 2 साल के लिए A2 होगा 10,000 1 प्लस सॉरी यहाँ पर 8 होगा, 8 बाई 100 टू द पावर 2 हो जाएंगे। A3 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 टू द पावर 3 हो जाएंगे। A4 अगर हम निकालें तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 टू द पावर 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से ये संख्या जो है बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो A1 हमें मिलते हैं, A1 की वैल्यू जो हमें मिलती है 10,000। सबसे पहले तो हमारा पहले वर्ष के लिए जो ब्याज था, स्टार्टिंग हमारा मूलधन क्या था, वो तो 10,000 थे। फिर A1 की वैल्यू हमें मिली 10,800 मिल जाती है। फिर A2 की वैल्यू हमें मिलती है 11,664। A3 की वैल्यू हमें मिल जाती है 12,597 रुपये 12 पैसे। तो सीरीज़ जो हमारी बनी 10,000, 10,800, 11,664, 12,597 रुपये 12 पैसे एंड सॉन। जैसे जैसे वर्ष बढ़ते चले जाएंगे हमारा जो धन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो मूल प्रश्न ये है कि क्या ये एक समांतर श्रेणी बनता है कि नहीं बनता है। तो अगर ये समांतर श्रेणी बनेगा कब, अगर दो पदों के बीच का अंतर समान होगा। जैसे पहले दो पदों के बीच का अंतर यहाँ पर 800 है, A2 माइनस A1 हमने देखा 800 है, और अगर हम A3 माइनस A2 फाइंड करें तो 11,664 में से 10,800 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमें मिलते हैं 864। तो अंतर हमारा समान नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि दो पदों के मध्य, दो क्रमागत पदों के मध्य का अंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई स्थिति एक समांतर श्रेणी नहीं बनाती। तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो एक समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं करता है। इसमें स्टूडेंट्स आज के लिए इसमें हम इतना ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के आगे के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो इनको अच्छे से समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो भी अवश्य देखें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।